हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता क्लासेस में। आज हम सुपर टेट का पहला लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम शिक्षा समितियाँ एजुकेशन कमेटीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। तो कलकत्ता मदरसा कब खोला गया था? ये खोला गया था 1781 ईस्वी में। और किसने इसको खोला था? वॉरेन हेस्टिंग्स। पॉइंट नंबर 2, सन 1791 ईस्वी में 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जोनाथन डंकन ने। और कब की थी? 1791। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? कलकत्ता में हुई, स्थापना हुई थी। और किसने करी थी? ये की थी लॉर्ड वेलेजली ने। और कब की थी? सन 1800 ईस्वी में। तो नेक्स्ट पॉइंट, सन 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज। कौन सा कॉलेज? पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना पूना के रेजिमेंट एलिफेंस्टन, वहाँ के जो रेजिमेंट थे एलिफेंस्टन, उन्होंने की थी। और ये कैसे की थी? पेशवा के दक्षिण कोष की सहायता से की थी। तो पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? ये की थी रेजिमेंट एलिफेंस्टन ने। और पेशवा के दक्षिण कोष की सहायता से की थी। और कब की थी? सन 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 5, लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत आया। तो लॉर्ड मैकाले भारत कब आया था? ये आया था 10 जून 1834 को। और कैसे आया था? ये काउंसिल का कानून सदस्य के रूप में भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। मैकाले को क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर दिया था। मैकाले ने क्या किया था? इंग्लिश मीडियम पर ज़्यादा फोकस किया था कि आप इंग्लिश में टीचिंग कराएं। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैकाले को बोलते हैं भारतीय शिक्षा का अग्रदूत। अगर आधुनिक शिक्षा का जनक पूछे भारत में, तो वो हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट, मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिक के पास भेजा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार कर लेना, कि ये पूछा जाता है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया या कब उसने भेजा। तो ये है 2 फरवरी 1835। पॉइंट देखेंगे। निस्यंदन सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, या इसको हम फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोल देते हैं। तो ये किसने दी थी? लॉर्ड मैकाले ने दिया। तो ये छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछ लेते हैं कि छनाई का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था, किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट पॉइंट, छनाई का तात्पर्य, जो ये निस्यंदन है, ये फिल्ट्रेशन है, इसका तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य समाज के उच्च वर्गों को दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुँचने से है। इसका मतलब क्या है? कि मतलब आप समाज की उच्च सोसाइटी, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, उनको आप शिक्षा दीजिए, और वो धीरे धीरे कालांतर, यानी कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसके जो निम्न वर्ग में है वो वहाँ पे फिल्टर होके आती रहेगी। तो ये थी छनाई, और ये किसने दी थी? लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के
आज्ञा पत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चार्टर एक्ट निकालती थी, आज्ञा पत्र निकालती थी। तो ये 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा 43वीं धारा में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये, कितने 1 लाख रुपये व्यय करने का आदेश दिया। और ये आदेश किस पे दिया? शिक्षा के ऊपर, क्योंकि हम शिक्षा समिति ही पढ़ रहे हैं। तो अगर पूछे कितने रुपए व्यय करने का आदेश दिया, आदेश कितना दिया? 1 लाख रुपए। और कौन सी धारा में है ये? 43वीं धारा में है। और कौन से आज्ञा पत्र में? 1813 के आज्ञा पत्र में। पॉइंट नंबर 11, इस आज्ञा पत्र से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो एक बहुत ही उन दिनों पे ये विवाद चला था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। तो ये उसके बाद जो है यहाँ पे शुरू हो गया था। तो देखिए अगर हम इसको प्राच्यवादी, तो जो प्राच्यवादी लोग थे, तो देखें प्राच्य दल का नेतृत्व H.T. प्रिंसेप। तो इनका लीडर कौन था प्राच्य दल का? ये थे हमारे H.T. प्रिंसेप ने इसको लीड किया था। ठीक है। प्राच्य विद्या समर्थकों ने वॉरेन हेस्टिंग्स व लॉर्ड मिंटो किस शिक्षा नीति का अध्ययन किया, उसको इन्होंने फॉलो किया था। किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो। ये प्राच्यवादी कौन लोग थे? ये अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के पक्ष में नहीं थे। ये मैकाले ने इसको फिर बाद में इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया था, लेकिन उस टाइम पे इंग्लिश का बोलने लगे थे कि इंग्लिश में पढ़ाइए। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि हम इंग्लिश को पढ़ें। अगर हम एक तरह से बोले, जो प्राच्यवादी लोग थे ये थे आपके ओल्ड टीचिंग मेथड वाले। ये जो है पुराने ही भाषा में अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने के पक्ष में थे, इंग्लिश के समर्थन में ये नहीं थे। तो इसके अपोजिट एकदम पाश्चात्यवादी हो जाएगा। यहाँ पे ये पाश्चात्यवादी क्या करेंगे? देखिए इसका नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था। अगर हम बात करें पाश्चात्यवादी, तो इनका लीडर कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है। और ये लोग कौन थे? यह दल शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने के पक्ष में थे। वो वहाँ पे मतलब अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ना चाहते थे, और ये सब क्या पढ़ना चाहते थे? ये चाहते थे कि लैंग्वेज इंग्लिश हो। तो जो ओल्ड पीपल थे वो थे प्राच्यवादी, और जो न्यू इंग्लिश जनरेशन थी वो थी हमारी पाश्चात्यवादी। तो ये था हमारा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में प्राच्यवादियों को 31,000 रुपये, कितने? 31,000 रुपये अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा करके प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कराया। तो अगर ये देखिए, अब ये यहाँ पे जो विवाद चल रहा था प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ये यहाँ पे समाप्त हो गया। और समाप्त कब हुआ है? ये हुआ है 1839 में। और किसने किया है? ये क्या है? लॉर्ड ऑकलैंड ने। अगर हम देखें 24 नवंबर 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र प्रकाशित किया। तो अपना ये कब हुआ था समाप्त? 24 नवंबर 1839 को। 1833 से 1853 तक की अवधि पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे मैकाले आ गया था और मैकाले ने फोकस इंग्लिश पे किया था, और पाश्चात्य मॉडर्न लोग थे जो इंग्लिश के ही सपोर्टर थे। तो 1853 तक ये टाइम पीरियड को हम कहते हैं पाश्चात्य शिक्षा की अवधि। वुड का घोषणा पत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लेते हैं इसको। वुड का घोषणा पत्र, या इसको वुड डिस्पैच भी बोला जाता है। ये कब आया था? ये आया था 19 जुलाई 1854, 1854 में। तो देखें, वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसको क्या बोला जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, या भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने ज़्यादा मतलब प्राइमरी पे पूरा फोकस किया था, और ये इस पे टीचर ट्रेनिंग
शिक्षक नवाचार, इन सब पे पूरी तरह से फोकस किया गया था। यहाँ पे इस नए बोर्ड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा को एक तरह से नया जन्म दिया था। तो इसको हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 68,500 लिखित परीक्षा में भी पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हंटर कमीशन, या इसको हम क्या बोल देते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग। इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। और ये कब आया था, ये आया था 3 फरवरी 1882 में, 1882 में। तो हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के शासन में आया था। तो उस टाइम पे यहाँ पे लॉर्ड कौन थे, ये थे हमारे लॉर्ड रिपन। और इसकी अगर अध्यक्ष पूछे तो इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। इनकी ज़्यादातर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो इनके नाम पर ही हैं। तो इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। और ये मुख्यतः किस पे आधारित था, ये था प्राथमिक शिक्षा पर आधारित। हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग, और ये कब आया था, 1882 में। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 19, शिमला शिक्षा सम्मेलन। तो एक सम्मेलन हुआ था शिमला में, जिसको हम शिमला शिक्षा सम्मेलन बोलते हैं। और ये कब हुआ था, ये हुआ था सितंबर 1901, सितंबर 1901 में। और ये किसने किया था, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक सम्मेलन किया था जिसको हम शिमला शिक्षा सम्मेलन बोलते हैं। इसमें इसने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह को बुलाया था और एक अरेंजमेंट हुआ था शिमला में। और इसमें 150 आदेश पारित हुए थे। नेक्स्ट, रैले कमीशन। तो ये रैले कमीशन है, और तो ये सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में सन 1902 में गठित किया गया। तो रैले कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सर टॉमस रैले। और ये कब गठित किया गया था, ये गठित किया गया था सन 1902 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन। एक यहाँ पे होता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इन दोनों में रह जाते हैं हम कंफ्यूज। अगर हम देखें तो पहले कोई कमीशन का ही तो गठन होगा, उसके बाद में ही तो कोई एक्ट आएगा। सबसे पहले कोई आयोग ही तो बनेगा, उसी के बाद में ही तो अधिनियम आएगा। तो अगर देखें भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन, तो ये कब आया था, ये आया था 1902 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये एक्ट कब आया था, ये आया था इसके बाद 1904 में। इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट, सैडलर आयोग। एक सैडलर आयोग आया था, ये कब आया था, ये आया था 1917 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एनी सैडलर। नेक्स्ट, हरटोंग समिति। हरटोंग समिति कब आई थी, ये आई थी हमारी 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सर फिलिप हरटोंग। और ये हरटोंग समिति ने क्या किया था, हरटोंग समिति 1929 ने सर्वप्रथम अपव्यय व अवरोधन को दूर करने के प्रयास किए। तो अगर पूछे जाए कि अपव्यय अवरोधन को किसने दूर किया था, तो हम कहेंगे हरटोंग समिति। कब आई थी, ये आई थी 1929। अध्यक्ष कौन थे, सर फिलिप हरटोंग। यहाँ से जो ये 69,000 का पेपर हुआ था, वहाँ पे इसका क्वेश्चन आया था। तो अगर हम देखें अपव्यय और अवरोधन क्या होता है, अपव्यय मतलब कि ज़्यादा खर्च होना। तो अगर देखें बालक को शिक्षा पूर्ण होने से पहले विद्यालय से हटा लेना। हमने क्या किया है कि मतलब बच्चे की जो है एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है और हमने उसको क्लास से उसको हटा दिया है, स्कूल से हमने उसको हटा लिया है। लेकिन अब क्या होगा, उसको वहाँ पे स्कूल में नेम तो रजिस्टर्ड है, ये बेसिक प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड थी। अब वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में रजिस्टर्ड है तो सरकार तो पूरा उसके ऊपर उतना ही खर्च कर रही है क्योंकि उसका नाम रजिस्टर्ड है। तो ये उस पर ज़्यादा खर्च होना, तो ये कहलाता था हमारा अपव्यय।
एक होता था अवरोधन। अवरोधन से अगर हम देखें एक तरह से होता है रुकावट। ये क्या है? बालक का निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष के लिए रोका जाना। अगर हम कहें कि अगर एक ही बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है, बार बार एक ही क्लास में है, तो वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है अवरोधन, क्योंकि उससे जो हमारी टीचिंग है, जो पढ़ाई है, उसमें क्या हो रही है? एक तरह से रुकावट आ रही है, तो ये हो जाता है अवरोधन। नेक्स्ट, वर्धा योजना, या इसको हम क्या बोल देते हैं? बुनियादी शिक्षा योजना। तो वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना ये कब आई थी? ये आई थी 1937, 22 अक्टूबर 1937 को ये आई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी, इसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने बेसिकली ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हस्तकला पर ज़्यादा फोकस किया था, और कि बच्चों को आप हस्तकला की भी शिक्षा प्रदान करें। नेक्स्ट देखेंगे सार्जेंट योजना। एक सार्जेंट योजना आई थी, तो ये कब आई थी? ये आई थी हमारी 1944 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर जॉन सार्जेंट। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर जॉन सार्जेंट। नेक्स्ट, राधा कृष्णन आयोग, तो ये था हमारा 1948 में। तो देखिए अगर हम इसको, देश की आज़ादी के बाद यह प्रथम आयोग था, क्योंकि हम लोगों को आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। और ये आयोग कब आया था? ये आया था 1948 में। तो आज़ादी के बाद प्रथम आयोग कौन सा था? वो था हमारा राधा कृष्णन आयोग। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो देखिए इस आयोग ने यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो इसने क्या किया था? यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश की थी। अगर पूछे कि यूजीसी की सिफारिश किसने की थी, तो ये की थी राधाकृष्णन आयोग 1948 ने। और इसने क्या किया था? अगर देखें, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। अभी हमारी शिक्षा कौन सी सूची में है? शिक्षा हमारी समवर्ती सूची में, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। तो इसमें शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? ये हमारी सिफारिश की थी राधाकृष्णन आयोग ने। लेकिन इसको, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा को कब शामिल किया गया? 1976 में। और कब, कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया था। एक ये है। नेक्स्ट, आचार्य नरेंद्र देव समिति। अगर हम देखें आचार्य नरेंद्र देव समिति, तो ये कब आई थी? ये आई थी हमारी 1952-53 में। 1952 है 1953 में। और ये किससे थी? बेसिक, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए थी यहाँ पे, यानी कि जो आपकी माध्यमिक शिक्षा, जो आप 6 to 8 तक की एजुकेशन देते हैं, ये उससे रिलेटेड थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी आचार्य नरेंद्र देव ही थे। तो ये थे हमारा शिक्षा समितियों का पार्ट 1। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।